हेलो फ्रेंड्स, आई एम राज एंड यू कैन सी द आवर चैनल विज्ञान सिंप्लीफाइड। एंड जैसे कि आप सभी को पता है, जो हमारी वोकेबलरी की क्लास हुई थी उसमें आप सभी को पता चल गया होगा कि जो हमारे पास टाइम टेबल है मंडे से वो चेंज हो चुका है। तो वोकेबलरी की क्लास हमारी 6 AM पे होने वाली है एंड साथ में हमारे जो सेकंड वोकेबलरी की क्लास होगी वो 6 PM पे होगी। ठीक है ना। यदि हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री की 7 AM पे होगी इंग्लिश मीडियम की, और हिंदी मीडियम की 7 PM पे होगी। ठीक है ना। एंड यदि हम बात करें बायोलॉजी की यानी कि जीव विज्ञान की, तो बायोलॉजी की क्लास हमारे 8 AM पे होने वाली है इंग्लिश मीडियम पे, और 8 PM पे हमारी हिंदी मीडियम में होने वाली है। ठीक है ना। और इसके बाद आपके जीके करंट अफेयर इनके बीच में ली जाएगी एंड मैथमेटिक्स की भी क्लासेज चलेंगी। तो लगभग हमारे 10 से 11 वीडियोज आपके वन डे के अंदर प्रोवाइड करवाए जाएंगे आपको। ठीक है। तो यदि आपको हमारे चैनल अच्छा लगता है, हमारी वीडियोज अच्छी लगती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, जो हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है। ये हमारे नीट एम्स एंड क्लास 11th के लिए इम्पोर्टेंट माना जाएगा, और साथ में यदि किसी की क्लास 12th में भी है तो क्लास 12th में भी इम्पोर्टेंट माना जाएगा। ठीक है। तो हमने जो लेक्चर नंबर 1 एंड 2 एंड 3 था, उसके अंदर हमने देखा कि जो एटम की डेफिनेशन देखी थी, कि एटम की डेफिनेशन में हमने क्या देखा था कि एवरी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली लाइट इंडिविजुअल पार्टिकल इज कॉल्ड एन एटम। उसके बाद हमने डाल्टन थ्योरी देखी थी, जो कि प्रिमिटिव एटॉमिक थ्योरी थी। एंड उसके बाद हमने उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट किया, और फिर बाद में मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दी गई। और उसके बाद हमने कैथोड रे, एनोड रे के बारे में डिस्कस किया, और फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा। तो जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो हीलियम के बिल्कुल सेम टू सेम पाए जाएंगे। ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल्स के अंदर, जैसे कि हम सभी जानते हैं और आप सभी को पता भी होगा, कि अल्फा पार्टिकल्स, क्योंकि हम सभी ने पढ़ लिया, अल्फा पार्टिकल के अंदर 2+ होता है यानी कि चार्ज होता है, और इसके अंदर 4 इसका मास होता है। ठीक है ना। ऐसे यदि हम हीलियम को देखें, तो हीलियम में भी +2 इसका एटॉमिक नंबर होता है, या फिर चार्ज भी कह सकते हैं, और +4 या फिर 4 ही लिख देते हैं। तो जो हमारे पास 4 होता है वो क्या है, इसका मास होता है हीलियम का। तो सेम टू सेम ये अल्फा पार्टिकल्स की तरह पाया जाता है। तो हीलियम का अल्फा पार्टिकल्स के अंदर लिया जा सकता है। ठीक है ना। कहीं पर यदि हम अल्फा पार्टिकल्स का उदाहरण ले रहे हैं, तो वहाँ पे हम हीलियम एटम ले सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हमने सिंपल सी बात कर ली। और आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रॉन आदि के बारे में। ठीक है ना। जो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, जिसमें हमने अनस्टेबल एंड स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में बात करी थी, तो उसमें हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड साथ में अल्फा पार्टिकल्स के E/m रेशियो भी देखे थे। तो आज हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं, जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हमारे न्यूट्रॉन छूट गया, पॉजिट्रॉन एंड साथ में हमारे न्यूट्रिनो आदि सब छूट रखे हैं। तो उसको हम इस वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे, मिसॉन्स के बारे में भी जानेंगे। ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। एंड यदि आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, एंड साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को, और शेयर करना मत भूलिएगा इस वीडियो को, जिससे आपको तो नॉलेज गेन होती रहेगी, लेकिन साथ साथ में जो आपके साथी हैं उनको भी नॉलेज गेन हो। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो जैसे कि हम सभी ने जान लिया था कि E/m रेशियो, जो कि अल्फा पार्टिकल्स का होता है, वो होता है 4.79 इंटू 10⁴ कूलाम पर ग्राम। ठीक है ना। तो ये हमने E/m रेशियो देखा था। E/m को हम Q/m भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। Q/m भी लिख सकते हैं। ये थोड़ी सी नॉलेज वाली बात है, तो आप इसको अलग से लिखते हुए चलेगा कि E/m को हम Q/m लिख सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज बाई मास का रेशियो निकाला जा रहा है। ठीक है ना। चार्ज बाई मास का रेशियो निकाला जा रहा है। तो चार्ज बाई मास यानी कि चार्ज को हम ई से भी दर्शाते हैं एंड क्यू से भी दर्शाते हैं। ठीक है ना। इसलिए हम E/m भी लिख सकते हैं या फिर Q/m भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि E/m रेशियो ऑफ प्रोटॉन कितना है, 9.5 इंटू 10⁴ कूलाम पर ग्राम। ठीक है ना। और यदि हम बात करें E/m या फिर Q/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी एंड 1.75 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत आई होगी समझने में, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने ज़्यादा इसके अंदर समझाया नहीं था कि इलेक्ट्रॉन का कैसे यहाँ पे 1.75 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम कैसे आया। ठीक है ना। तो इसको हम समझते हैं अच्छी तरह से। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जैसे कि हमने निकाला था मास। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का मास निकाला था, कैसे निकाला था, उसको ग्राम में कैसे कन्वर्ट किया था। तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे, 9.1 इंटू 10⁻31 केजी होता है, जैसे कि आप सभी को पता है। तो इसको हमने ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से इसको डिवाइड कर दिया था। जब 10⁻³ से इसको डिवाइड किया गया, तो ये 10⁻³ कैसे ऊपर की साइड चली जाती है, और क्या हो जाता है कि इसमें कन्वर्ट हो जाता है, 10⁻³ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। फिर मास का, हमारा मास कितना आता है, 9.1 इंटू 10⁻31
और फिर इंटू 10⁻³ और ग्राम, ठीक है ना। अब इसको यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो 9.1 और इंटू 10 जैसे -31 है और 3 है इधर, तो -31 में से 3 को ऐड किया जाता है तो सिंपल सी बात है कि -28 ही रह जाएगा और ये हमारे ग्राम के अंदर इसका मास आ जाता था इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। तो परंतु यदि हम बात करें E/m रेशियो की तो सिंपल सी बात है, आप सभी को यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि कई बच्चे को समझ में आ गया होगा लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिसको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है ना। तो उसको हम समझाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ रिवीजन करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है E/m रेशियो कितना है, 1.75 इंटू 10⁻11 गुलाम पर केजी, ठीक है ना। ये है हमारा E/m रेशियो, ठीक है ना, इसका इलेक्ट्रॉन का। ओके, परंतु अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कई बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने 10-3 किया, ओके, और 10-3 करने पे यहाँ पे 10⁻³ आएगा, ओके, 10⁻³ आएगा, तो 10⁻³ आएगा तो यहाँ पे जब 10⁻³ को और प्लस 10⁻11 किया जाता है तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 10⁻14 आना चाहिए, परंतु वहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है ग्राम के अंदर, 1.75 इंटू 10⁻8 सॉरी 8, ओके, तो 10⁻8 गुलाम पर ग्राम, ओके। ये हमारे आंसर आ रहा था, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.75 इंटू 10⁻8 गुलाम पर ग्राम, ठीक है ना। परंतु आपने सोचा कि यहाँ पे ये 14 होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तो सिंपल सी बात है, इसका भी आंसर है हमारे पास कि आपको वहाँ पे लॉजिक समझना होगा अच्छी तरह से, उसको आपने सॉल्व नहीं किया होगा इसलिए आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है ना। E/m यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी कि चार्ज बाई मास का रेशियो निकाल दें तो सिंपल सी बात है कि हमने क्या लिया 1.75 इंटू 10⁻11 और ये गुलाम है, ठीक है ना, और फिर पर केजी लेंगे, ठीक है, पर केजी। अब इसके नीचे लेंगे हम 10⁻³ ओके, सिंपल सा मेथड है। अब जब इसको 10⁻³ को हम किलोग्राम की साइड ले जाएंगे तो ये 10⁻³ में कन्वर्ट होएगी, और जब 10⁻³ को ऊपर की साइड ले जाएंगे चार्ज के साइड यानी कि गुलाम की साइड, तो सिंपल सी बात है वो किस में परिवर्तित हो जाएगी, 10⁻³ के अंदर वापस कन्वर्ट हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, जब 10⁻11 में 10⁻³ को ऐड किया जाता है या मल्टीप्लाई किया जाता है तो सिंपल सी बात है आंसर क्या आता है, 10⁻8, ओके, 11 में -3 को ऐड किया जाएगा तो कितना आंसर आएगा, 8 आएगा। तो 1.75 इंटू 10⁻8 गुलाम पर ग्राम ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि किलोग्राम तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि जब भी तो हमने यहाँ 10⁻³ लगाया है तो किलोग्राम तो रहेगा नहीं, ग्राम में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे आपको हमने कई बार यहाँ पे आपको बताया कि ये गुलाम है, किलोग्राम है, तो ये एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो गुलाम होता है, गुलाम को हम इस प्रकार लिखते हैं COU, मैं यहाँ लिख देता हूँ COULOMB, ठीक है ना। तो ये हमारा गुलाम होता है जो कि चार्ज का मात्रक होता है, यूनिट होती है, ठीक है ना, चार्ज की हमारी यूनिट होती है, ओके। चार्ज को जब प्रदर्शित किया जाता है वो तो क्यू से किया जाता है, इंडिकेट किससे किया जाता है, क्यू से किया जाता है, लेकिन इसकी यूनिट क्या होती है, गुलाम होती है, ठीक है ना। तो ये अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखना है, ओके। और मास की यूनिट क्या होती है, तो मास की यूनिट जो इंटरनेशनल यूनिट होती है वो सिंपल सी बात है कि किलोग्राम में ली जाती है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम जो हमारा एक और चैप्टर आने वाला है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसके अंदर हम सभी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ओके। आते हैं हम आगे, तो अब आते हैं हम न्यूट्रॉन के ऊपर कि न्यूट्रॉन क्या है। तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि जो न्यूट्रॉन है वो चार्जलेस पार्टिकल होता है और उसके अंदर मास यूनिट मास पाया जाता है, ठीक है ना। और नहीं जानते तो आज जान लीजिए, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि न्यूट्रॉन है जो हमारे पास अनचार्ज पार्टिकल होता है, चार्जलेस पार्टिकल होता है और इसके अंदर यूनिट मास पाया जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि न्यूट्रॉन को इंडिकेट करने का तरीका n, ओके, और इसके अंदर यानी कि चार्ज नहीं पाया जा रहा, चार्ज नहीं पाया जा रहा यानी कि जीरो है, ठीक है ना, चार्ज कितना है, जीरो है। तो सिंपल सी बात है, चार्ज को कहाँ दर्शाते हैं, n के बिल्कुल नीचे की साइड, तो यहाँ पे जीरो, ओके, लेफ्ट साइड में दर्शाते हैं, ओके। तो चार्ज को लेफ्ट साइड में बॉटम की साइड दर्शाते हैं, ओके, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पे चार्जलेस पार्टिकल है इसलिए हमने जीरो लगाया, और यूनिट मास पाया जा रहा है यानी कि यूनिट मास यानी कि एक, ओके। तो वन वन को ही हम क्या कहते हैं, यूनिट मास कहेंगे, ठीक है ना। तो इसका मास कितना होगा, यूनिट होएगा, यूनिट मास होएगा, ठीक है ना, 1 होगा इसका मास। तो ये हमारी न्यूट्रॉन को इंडिकेट करने का तरीका हो गया कि न्यूट्रॉन को इस प्रकार इंडिकेट किया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार न्यूट्रॉन को इंडिकेट कर सकते हैं, जो हमारा चार्जलेस पार्टिकल होता है, चार्जलेस पार्टिकल हैविंग यूनिट मास, ओके, इज कॉल्ड
न्यूट्रॉन। ओके, तो ये हमारे पास न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की। ठीक है ना, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की थी। ओके, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। और इसको कैसे खोजा था इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की। डिस्कवरी किसने की इसकी? जेम्स चैडविक ने की थी। और कैसे खोजा था इसे? सिंपल सी बात है कि बेरिलियम पर, जो बेरिलियम होता है उस पे 4 इसका एटॉमिक नंबर होता है और इसका मास होता है 9। ओके, और इस पे हीलियम या फिर ऐसा कह सकते हैं कि बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया थी। ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया, यानी कि अल्फा पार्टिकल्स किसके बराबर पाया जाता है? हीलियम के बराबर पाया जाता है। तो हीलियम लिखेंगे एटम के रूप में, अल्फा पार्टिकल्स तो आएगा नहीं क्योंकि वो पार्टिकल्स है, और एटम के रूप में लेना है तो हीलियम यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है ना, तो बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया गया। तो बेरिलियम का तो हमने लिख दिया कि इसके ऊपर 4 एटॉमिक नंबर होता है और 9 इसका एटॉमिक मास होता है। हीलियम का होता है 2 एटॉमिक नंबर एंड 4 इसका एटॉमिक मास होता है। जब एटॉमिक मास को कैलकुलेट किया जाएगा तो यानी कि ऐड किया जाएगा तो 13 आता है रिएक्शन से पहले, एंड एटॉमिक नंबर को जब रिएक्शन से पहले जोड़ा जाता है तो वो 8 आता है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान में रखिए कि इसका जो एटॉमिक नंबर आ रहा है वो आ रहा है टोटल 8, एंड एटॉमिक मास जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 13 रिएक्शन से पहले। ठीक है ना, बिफोर द रिएक्शन। ओके, अब इसके अंदर रिएक्शन करवाते हैं। ओके, ये 9 है हमारा। अब इसके अंदर रिएक्शन करवाते हैं हम। तो जब रिएक्शन करवाया जाता है तो इसमें कार्बन एटम जनरेट होता है। तो कार्बन का 6 एटॉमिक मास होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर होता है, और 12 इसका एटॉमिक मास होता है। ठीक है ना, और अब इसमें ध्यान दीजिए कि हमारा बिफोर द रिएक्शन जो हमारे पास एटॉमिक मास था, जो टोटल एटॉमिक मास था वो कितना था? 13 था। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कार्बन पे हमारा एटॉमिक मास कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। ओके, अब यदि हम बात करें एटॉमिक नंबर बिफोर द रिएक्शन, जो कि टोटल एटॉमिक नंबर आ रहा था वो 6 आ रहा था। ठीक है ना, और कार्बन के अंदर भी हमारे 6 एटॉमिक नंबर है, परंतु एटॉमिक मास में एक कमी आ रही है। ठीक है ना, एटॉमिक मास जैसे कि आप देख सकते हैं 13 है टोटल रिएक्शन से पहले, और आफ्टर द रिएक्शन भी 12 पाया जा रहा है, परंतु 13 आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है 13 आए कैसे? ओके, 13 आए कैसे? तो यहाँ पे एक न्यूट्रॉन निकलता है। ठीक है ना, न्यूट्रॉन निकलता है जिसे हम देख तो नहीं सकते, लेकिन उन्होंने जेम्स चैडविक ने पता लगा लिया था। तो बेरिलियम पर जब अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया जाता है तो वहाँ पे न्यूट्रॉन जनरेट होता है। ठीक है ना, न्यूट्रॉन जनरेट होता है। ओके, कार्बन 6 12, और यहाँ पे न्यूट्रॉन जनरेट होता है जिसके ऊपर चार्ज नहीं पाया जाएगा और एक यूनिट मास होता है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन जनरेट होगा, और इस प्रकार न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की थी। ओके, और यहाँ पे अब ध्यान दीजिए कि न्यूट्रॉन इज द हैवीएस्ट पार्टिकल। ठीक है ना, न्यूट्रॉन जो हमारा होता है वो सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल होता है। ओके, एक बात और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि न्यूट्रॉन का, जैसे कि हम बात करें कि न्यूट्रॉन का E/m रेशियो कितना होगा, तो सिंपल सी बात है इसका चार्ज कितना पाया जा रहा है? 0। और चाहे मास कुछ भी हो, परंतु जब मास को हम चार्ज में डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा? चार्ज के सेम टू सेम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 0 है, तो 0 को जब 0 में किसी का भी डिवाइड किया जाता है तो वो खुद भी 0 बन जाता है। इतना ध्यान रखिए, किसी के अंदर मतलब 0 में किसी का भी डिवाइड किया जाता है तो वो 0 खुद बन जाता है। ठीक है ना, तो जैसा था वैसा आ जाएगा यहाँ पे। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो E/m रेशियो होता है न्यूट्रॉन का वो कितना होता है? 0 होता है। इस बात का ध्यान रखिए। और एक चीज जो बताने वाला था वो मैं बता देता हूँ कि जो न्यूट्रॉन है, ठीक है ना, न्यूट्रॉन हमारा हैवीएस्ट पार्टिकल होता है, सबसे भारी पार्टिकल होता है। ठीक है ना, तो जितना कोई भारी पार्टिकल्स होगा उसका E/m रेशियो उतना ही कम आएगा। ठीक है ना, तो जैसे कि हम बात करें न्यूट्रॉन सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल है, इसलिए इसका E/m रेशियो 0 आ रहा है। ठीक है ना, इसके बाद यदि हम बात करें कि इसके बाद कौन सा ऐसा हैवीएस्ट पार्टिकल है
जिसका थोड़ी बढ़ोतरी तो होती है इसके, लेकिन कम हैवीएस्ट पार्टिकल है न्यूट्रॉन से, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि वो आ जाता है हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स। ओके, तो अल्फा पार्टिकल्स का ई बाई एम रेशियो कितना होता है? 4.79 इंटू 10 की पावर 4 गुलाम पर ग्राम, ठीक है ना। तो ये इसका अल्फा पार्टिकल्स का ई बाई एम रेशियो होता है, ठीक है ना। इसके बाद यदि हम बात करें इससे थोड़ा कम भारी कण, ठीक है ना, तो या फिर इसको ऐसा करते हैं, उल्टा कर लेते हैं हम, ठीक है ना। सबसे हल्का कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है। ओके, सबसे हल्का कण कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके ऊपर नेग्लिजिबल मास पाया जाता है। तो इसका ई बाई एम रेशियो कितना आ रहा था? 1.75 इंटू 10 की पावर 8 गुलाम पर ग्राम। ओके, ये हमारा इसका ई बाई एम रेशियो आ रहा था। इसके बाद यदि हम बात करें इससे हैवीएस्ट पार्टिकल की, तो इससे हैवीएस्ट पार्टिकल कौन सा होता है? प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन का ई बाई एम रेशियो कितना आ रहा था? तो प्रोटॉन का ई बाई एम रेशियो आ रहा था 9.5 इंटू 10 की पावर 4 गुलाम पर ग्राम, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रोटॉन का ई बाई एम रेशियो आ रहा था। तो ये इलेक्ट्रॉन से थोड़ा भारी कौन हुआ? प्रोटॉन। अब प्रोटॉन से जो थोड़ा भारी होएगा वो कौन सा आएगा? लिटिल हैवीएस्ट पार्टिकल कौन सा आएगा प्रोटॉन से? वो होगा अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल। अब इसका जैसे कि हमने बता ही दिया आपको कि 4.79 या फिर 4.8 भी लिख सकते हैं, इंटू 10 की पावर 4 गुलाम पर ग्राम। ओके, तो ये इसका ई बाई एम रेशियो होता है, या फिर क्यू बाई एम रेशियो भी बोल सकते हैं, या चार्ज बाई मास रेशियो भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद न्यूट्रॉन है, जिसके अंदर सबसे कम चार्ज बाई मास रेशियो आ रहा है, यानी कि ई बाई एम रेशियो सबसे कम आ रहा है। तो ठीक है ना, तो यहाँ पे इतना ध्यान रखिए कि जो सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल होगा उसका ई बाई एम रेशियो सबसे कम आएगा। तो ई बाई एम रेशियो मास के अपोजिट होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए कि ई बाई एम रेशियो इनवर्सली प्रिपोर्शनल होता है मास के, ठीक है ना। तो इसका आप खास कर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा मास पाया जाएगा उतनी मतलब ई बाई एम रेशियो कम होगी, ठीक है ना। और जितना ज़्यादा मास नहीं पाया जाएगा, यानी कि जितना कम मास पाया जाएगा उतनी ज़्यादा ई बाई एम रेशियो आएगी। ओके, तो इन्वर्सली प्रिपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, ई बाई एम रेशियो और मास। ओके, तो यहाँ पे आपको हमने बता ही दिया था। वैसे भी अगर डाटा याद नहीं है तो आप इसको डाटा को याद कर लीजिएगा कि ई बाई एम रेशियो ऑफ अल्फा पार्टिकल का होता है 4.79 इंटू 10 की पावर 4, एंड ई बाई एम रेशियो ऑफ प्रोटॉन का होता है 9.5 इंटू 10 की पावर 4 गुलाम पर ग्राम। ओके, ई बाई एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन का होता है 1.75 इंटू 10 की पावर 8 गुलाम पर ग्राम। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये सबसे इसका ई बाई एम रेशियो ज़्यादा कैसे है, क्योंकि इसका जो 10 की पावर 8 है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे तो संख्या कम दिख रही है आपको, और कई लोग सोच रहे होंगे कि इसका मतलब ई बाई एम रेशियो यानी कि चार्ज बाई मास रेशियो कैसे ज़्यादा है। तो उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे 10 की पावर 8 दे रखा है, इसी कारण से इसका ई बाई एम रेशियो ज़्यादा है, ठीक है ना। इसमें 10 की पावर 4 है, इसमें 10 की पावर 4 है, तो सबसे ज़्यादा किसमें? 10 की पावर 8 में है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका ई बाई एम रेशियो ज़्यादा है। और ये ई बाई एम रेशियो यानी कि चार्ज बाई मास रेशियो इनवर्सली प्रिपोर्शनल होते हैं मास के, ठीक है ना। इतना ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले नंबर पे जो हल्का पार्टिकल्स होगा वो इलेक्ट्रॉन आता है, फिर सेकंड नंबर पे प्रोटॉन, और फिर थर्ड नंबर पे अल्फा पार्टिकल, एंड लास्ट में हमारा न्यूट्रॉन आता है, जो सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है ना। तो इतना तो हमने जान लिया है। ओके, अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रॉन का मास कितना पाया जाता है, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन का मास जैसे कि आप देख सकते हैं 1.676 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम इसका मास पाया जाता है, ठीक है ना। तो 1.676 इंटू 10 की पावर -27, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1.676 इंटू 10 की पावर -27 ग्राम पर 10 की पावर -3, ठीक है ना। 10 की पावर -3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो सिंपल सी बात है, 10 की पावर -3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 1.676। मेरे ख्याल से आप सभी ने कैलकुलेट तो कर ही लिया होगा। 1.676 इंटू 10 की पावर -27 इंटू 10 की पावर 3, क्योंकि 10 की पावर -3 ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 10 की पावर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ग्राम में आ जाएगा आंसर। तो आंसर क्या आएगा? 1.676 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ओके, तो
यदि ऐसा लगता है आपको कि मैं काफ़ी धीरे चल रहा हूँ, ठीक है ना, ये सब चीज़ें हमें आती है, तो आपको ऊपर प्ले बैक स्पीड मिल जाएगी, ठीक है ना, प्ले बैक स्पीड मिल जाएगी, जो आपको 3 डॉट्स दिखेंगे ऊपर की साइड, ठीक है ना, ऊपर की साइड आपको 3 डॉट दिखेंगे। ओके, उन 3 डॉट्स पे आप क्लिक कीजिए और वहाँ पे आपको प्ले बैक स्पीड मिल जाएगी, और वहाँ पे आप अपनी मतलब स्पीड को चेंज कर सकते हैं, और स्पीड चेंज करके आप मतलब अच्छी तरह से आगे जा सकते हैं सीखते हुए, ठीक है ना। तो स्पीड चेंज हो जाएगी, वहाँ पे आपको 2.0 इंटू तक आपको मिलती है स्पीड। ओके, इसके बाद हम बात करें कि न्यूट्रॉन्स आर अब्सेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक चीज ध्यान रखिए कि जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम होता है उसका चार्ज भी 1 होता है और मास भी 1 होता है, ठीक है ना। तो यानी कि उसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है, यूनिट मास पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है ना। सिंपल सी बात है कि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और एक ही प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन इसके अंदर नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन एटम के अंदर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और 1 प्रोटॉन पाया जाता है, ठीक है ना। इसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ओके, न्यूट्रॉन नॉट फाउंड। ओके, सिंपल सी बात है कि न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो हाइड्रोजन एटम के अंदर जो उसका न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन घूमता है और उस न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन जो कि बाहर की साइड घूमता रहता है, एंड उसके अंदर जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि न्यूट्रॉन्स आर एब्सेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक चीज और ध्यान रखिए कि न्यूट्रॉन आर द बेस्ट प्रोजेक्टाइल पार्टिकल बिकॉज इट इज न्यूट्रल, ठीक है ना। न्यूट्रॉन हमारे पास सबसे बेस्ट प्रोजेक्टाइल पार्टिकल्स होता है क्योंकि ये न्यूट्रल होता है। अब ये सबसे बेस्ट क्यों माना गया है, क्योंकि जैसे कि हम बात करें प्रोटॉन, तो प्रोटॉन नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। इसका अट्रैक्शन किसकी तरफ होगा, पॉजिटिव की तरफ होगा, ठीक है ना। परंतु यदि हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन के अंदर चार्ज नहीं पाया जाता, इसीलिए ना तो ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्टिव होगा और ना ही पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्टिव होगा, ठीक है ना। तो ये इन दोनों में से किसी की भी तरफ अट्रैक्टिव नहीं होगा। ओके, सिंपल सी बात है कि ये न्यूट्रल होता है और इसके यानी कि इसके अंदर कोई भी अट्रैक्शन नहीं पाया जाता है, तो ये सबसे बेस्ट प्रोजेक्टाइल पार्टिकल्स माना जाता है। इसी कारण से यदि हमें किसी चीज़ का पता करना होता है तो न्यूट्रॉन हम वहाँ पर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने न्यूट्रॉन की बात कर ली कि ये अनचार्ज पार्टिकल होता है और इसके अंदर यूनिट मास पाया जाता है, और इसकी डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की थी। वो कैसे की थी, बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया था, जिसके कारण कार्बन एंड न्यूट्रॉन जनरेट हुए थे। इस प्रकार न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। और न्यूट्रॉन सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल होता है, और जो सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल होगा उसके अंदर सबसे कम E/m रेशियो पाया जाता है, ठीक है ना। एंड यदि हम बात करें न्यूट्रॉन के मास की, तो 1.676 इंटू 10⁻24 ग्राम के अंदर, एंड किलोग्राम में होता है 1.676 इंटू 10⁻27 किलोग्राम के अंदर इसका मास पाया जाता है। E/m रेशियो इसका 0 होता है क्योंकि इसके अंदर चार्ज बिल्कुल नहीं पाया जाता, इसी कारण से इसका E/m रेशियो 0 होता है। न्यूट्रॉन्स आर एब्सेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, एंड न्यूट्रॉन्स आर द बेस्ट प्रोजेक्टाइल पार्टिकल बिकॉज इट इज न्यूट्रल। ओके, ये सारी चीजें हमने इस स्लाइड के अंदर देखी। अब हम बात करते हैं पॉजिट्रॉन की, ठीक है ना। अभी पॉजिट्रॉन क्या होते हैं, तो सिंपल सी बात है, जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को हम क्या कहते हैं, पॉजिट्रॉन कहते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आर नोन एज पॉजिट्रॉन, इट वाज डिस्कवर्ड बाय एंडरसन, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में जाना है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे जे थॉमसन ने की थी, जैसे कि हम सभी ने जान लिया है। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे जे थॉमसन ने की थी और उसका नेम स्टोनी ने दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ओके, तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव यूनिट नेगेटिव चार्ज पाया जाता है और नेग्लिजिबल मास होता है, तो सिंपल सी बात है जीरो भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, ठीक है ना। परंतु यदि हम बात करें पॉजिट्रॉन की, तो पॉजिट्रॉन के अंदर क्या पाया जाता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो यूनिट पॉजिटिव कर देंगे यानी कि प्लस चार्ज हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज एंड नेग्लिजिबल मास ही रहेगा। तो सिंपल सी बात है, इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव पॉजिट्रॉन कहेंगे, ठीक है ना। तो पॉजिट्रॉन कहेंगे और इसको
इंडिकेट करने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका आप देख ही सकते हैं कि इसके अंदर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है और नेग्लिजिबल मास पाया जाता है। तो E+1 और 0 इस प्रकार इसको मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं पॉजिट्रॉन को। ठीक है, तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी डिस्कवरी की थी एंडरसन ने। ठीक है ना, तो एंडरसन ने इसकी डिस्कवरी की थी। और जैसे कि आप जान ही ली चुके हैं कि ये कई चीज़ के अंदर ये काम में आता है। जैसे कि हम बात करें एक कोई भी एटम ले लेते हैं जिसका हमने यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 1939 एंड 1839। ठीक है ना, तो हमने कोई भी पार्टिकल ले लिया, एटम ले लिया और उसका 1939 है। ठीक है ना, 1939 है और इसके बाद वाई जनरेट हो रहा है रिएक्शन के बाद जो कि 1839 है। ठीक है ना, इसको हम दोबारा लिख देते हैं साफ साफ। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो इसका एटॉमिक मास है उस एटॉमिक मास में एक की कमी आई है। ठीक है ना, एक की कमी आई है, तो इसको बराबर करना होगा। क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ना तो नष्ट होता कोई भी चीज़, ना यानी कि कोई भी चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं होता और ना ही क्रिएट किया जा सकता। तो सिंपल सी बात है कि एटॉमिक नंबर क्रिएट भी नहीं किया जा सकता और ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सिंपल सी बात है, एक चीज़ के अंदर एक चीज़ से दूसरी चीज़ में चेंज हो सकती है, हालांकि इसको डिस्ट्रॉयड एंड क्रिएट नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, तो यहाँ पे किसके अंदर चेंज हुई होगी? सिंपल सी बात है, पॉजिट्रॉन के अंदर चेंज हुई होगी। तो यहाँ पे पॉजिट्रॉन को ऐड कर देते हैं +1 और 0। तो सिंपल सी बात है, अब हमारी जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो चुकी है। ठीक है ना, इस प्रकार हम इसका यूज करते हैं। ठीक है ना, सेकंड में आपको इलेक्ट्रॉन का यूज बताया गया कि इलेक्ट्रॉन का कैसे यूज करें। तो वही हमारी रिएक्शन हो जाती है 1939, जो हमने एक एटम लिया है और एक वाई एटम ले लिया जिसका 2039 है। ठीक है ना, तो वहाँ पे हम क्या पता लगा रहे हैं कि यहाँ पे एक की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है ना, एक बड़ा है, एक एटॉमिक नंबर बढ़ा है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे कौन बड़ा होगा? तो सिंपल सी बात है कि इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का यूज करेंगे जिससे वो एक घट जाएगा। ठीक है ना, अपने आप, क्योंकि इसके अंदर भी जो चार्ज होता है वो -1 होता है। इसी कारण से इसका जो 20 है, 20 में से जब -1 करेंगे तो 19 हो जाता है। ठीक है ना, तो अपने आप इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे यूज करेंगे। तो पिछले रिएक्शन में हमने क्या किया था? बैलेंस करने के लिए वहाँ पे पॉजिट्रॉन का यूज किया था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि का यूज करते हैं। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं एंटी प्रोटॉन का। तो एंटी प्रोटॉन में आप ध्यान रखिए कि प्रोटॉन के अंदर क्या होता था कि प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज होता था, परंतु जो एंटी प्रोटॉन होगा प्रोटॉन के बिल्कुल अपोजिट पाया जाएगा। ठीक है ना, अपोजिट पाया जाएगा, यानी कि सिंपल सी बात है कि इसके अंदर यूनिट नेगेटिव चार्ज पाया जाएगा और यूनिट मास पाया जाएगा। क्योंकि हम यदि प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन के अंदर क्या होता था कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पाया जाता था और एक इसका मास होता था, यूनिट मास पाया जाता था। परंतु यदि हम बात करें एंटी प्रोटॉन की, तो एंटी प्रोटॉन को पी से ही प्रेजेंट किया जाता है, परंतु ये अपोजिट पाया जाएगा तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और यूनिट मास तो है ही। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, इसको रिप्रेजेंट करने का, जो हमारा एंटी प्रोटॉन है इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका इस प्रकार आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, अब यदि हम बात करें कि नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन्स आर नोन एज एंटी प्रोटॉन्स, तो ये इसकी डेफिनेशन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये डेफिनेशन है कि नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन्स आर नोन एज एंटी प्रोटॉन्स और इसकी डिस्कवरी की थी डिसैग्रे ने। ठीक है ना, तो इसकी डिस्कवरी डिसैग्रे ने की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बताया गया है? तो आगे बताया गया है न्यूट्रिनो के बारे में। ठीक है ना, न्यूट्रिनो, तो न्यूट्रिनो के अंदर क्या होता है कि कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता और इसके अंदर कोई भी मास नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, तो ना तो इसके अंदर चार्ज पाया जाता है और ना ही मास पाया जाता है। ओके, तो यदि हम बात करें न्यूट्रिनो को प्रेजेंट करने का तरीका, तो न्यूट्रिनो को इस प्रकार प्रेजेंट किया जाता है और इसके अंदर चार्ज भी नहीं पाया जाता और मास भी नहीं पाया जाता। तो आप इसको यू प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक मतलब शकल सी लग रही है मेरे को कि इसके अंदर दो आंखें हो गई और बीच में नाक हो गई, परंतु ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ये न्यूट्रिनो है। ओके, सिंपल सी बात है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बता रहे हैं। तो चार्जलेस पार्टिकल एंड मासलेस पार्टिकल आर नोन एज न्यूट्रिनो और इसको इसकी डिस्कवरी किसने की थी? पॉली ने की थी। ठीक है ना, और ये हमारा क्या है? न्यूट्रिनो है। ओके ओके, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि न्यूट्रिनो को रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने बता ही दिया। यहाँ पे आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे। तो चार्जलेस एंड मासलेस पार्टिकल आर नोन एज न्यूट्रिनो और इसकी डिस्कवरी पॉली के द्वारा की गई थी। अब हम बात करते हैं मिसोन के बारे में। तो मिसोन
मिसोन क्या होता है? तो सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स आता था उसके अंदर मिसोन्स आते थे, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि मिसोन क्या होते हैं, तो इसकी डिस्कवरी किसने की और ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो मिसोन को किसने खोजा था, ठीक है ना। तो मिसोन की डिस्कवरी की थी युकावा ने, ओके। युकावा युकावा के द्वारा मिसोन्स की डिस्कवरी की गई थी। और जो हमारे पास मिसोन्स होते हैं वो 4 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो 4 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, जो हमारे फर्स्ट नंबर पे आता है वो पॉजिटिव पाई मिसोन आता है। पाई को पाई रख देंगे और पॉजिटिव लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा पॉजिटिव पाई मिसोन को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें सेकंड, जो हमारे पास है नेगेटिव पाई मिसोन, ओके। नेगेटिव पाई मिसोन, ओके। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि पाई के आगे नेगेटिव चार्ज लगा दो तो ये हमारे पास नेगेटिव पाई मिसोन हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें न्यूट्रल पाई मिसोन, ठीक है ना। तो न्यूट्रल पाई मिसोन को इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। इसके अंदर यानी कि कोई भी चार्ज नहीं है, ओके। सिंपल सी बात है, इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाएगा, ओके। इसके बाद हम बात करें जो हमारे पास फोर्थ नंबर का होता है वो होता है म्यू मिसोन, ठीक है ना। तो म्यू को सही से लिख देता हूँ मैं, म्यू मिसोन, ओके। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ ऐसे ही यूज कर सकते हैं आप, ठीक है ना। सिंपल सी बात है कि इस प्रकार आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये ध्यान रखें कि मिसोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को बनाए रखने में मिसोन्स यूज में लिए जाते हैं, ठीक है ना। अब कैसे इसका यूज लिया जाता है तो इसको भी हम देखते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने बात करी कि एक हमने प्रोटॉन ले लिया, ठीक है ना। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है जैसे कि आप सभी को पता है, और इससे क्या बन रहा है, न्यूट्रॉन बन रहा है, ओके। न्यूट्रॉन बन रहा है तो इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता है। तो सिंपल सी बात है कि जब न्यूट्रॉन से यानी कि पॉजिट्रॉन से, सिंपल सी बात है, सॉरी प्रोटॉन से, ठीक है ना। तो प्रोटॉन से जब हम न्यूट्रॉन में चेंज करते हैं किसी भी पार्टिकल्स को, तो उसमें हम किसका यूज करेंगे, नेगेटिव पाई मिसोन का यूज करेंगे, ठीक है ना। और जब हमें न्यूट्रॉन से प्रोटॉन के अंदर चेंज करना हो तो उसके अंदर पॉजिटिव पाई मिसोन से का यूज करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे नेगेटिव पाई मिसोन का यूज क्यों किया हमने, पॉजिटिव पाई मिसोन का यूज क्यों किया, तो सिंपल सी बात यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो हमारे पास न्यूट्रॉन है उसके अंदर 0 चार्ज पाया जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे प्रोटॉन है उसके अंदर 1 चार्ज पाया जा रहा है, ठीक है ना। तो 0 से जब हमें 1 के अंदर कन्वर्ट हो करना पड़ेगा तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो चाहिएगा जो कि 1 चार्ज देता है ये, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमने पॉजिटिव पाई मिसोन का यूज किया। और जब हमें 1 से 0 की तरफ जाना होगा, ठीक है ना, जब 1 से 0 की तरफ जाना होगा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास प्रोटॉन में जो 1 चार्ज पाया जा रहा है उसको घटाने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे हम नेगेटिव पाई मिसोन का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो नेगेटिव पाई मिसोन क्या करता है, चार्जलेस पार्टिकल कर देता है और न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो सिंपल सी बात है, ये स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं न्यूक्लियस की, ठीक है ना। और यहाँ पे जो डिफरेंसेस देखने को मिलता है वो 1.5 के आसपास देखने को मिलता है। यदि इससे ज़्यादा हो जाता है तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी वहाँ पे थोड़ी सी टेंशन में पड़ जाती है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है कि वहाँ पे न्यूक्लियस स्टेबल नहीं रहता है, ओके। यहाँ पे हमने न्यूट्रिनो, प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन एंड सॉरी प्रोटॉन की बात तो हमने पिछले वीडियो में ही कर ली थी, हालांकि हमने इस वीडियो में भी करी है थोड़ी बहुत, ओके। तो इस वीडियो में हमने न्यूट्रॉन की बात करी, न्यूट्रिनो की बात करी, मिसोन की बात करी एंड इसके साथ एंटी प्रोटॉन की एंड पॉजिट्रॉन की बात करी, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के दौरान, जिसके अंदर हम आपके लाएंगे प्लम पुडिंग मॉडल, जो कि हमारे थॉमसन्स का प्लम पुडिंग मॉडल था, जिसके अंदर उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज कर डाली थी। और इसके बाद हम लाएंगे रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल ने क्या किया था कि जो हमारे पास तो जो हमारे पास रदरफोर्ड का जो मॉडल है, उन्होंने क्या किया था कि जो हमारे पास प्रोटॉन होते हैं उनका नेम किया था, ठीक है ना, नेम दिया था उनको रदरफोर्ड ने, ओके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के दौरान, तब तक के लिए टिल डाउन बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के दौरान। थैंक्स, ओके।